Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. MSc Physics Entrance 2024 की जो PYQ सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज है मैकेनिक्स PYQ का लेक्चर थर्ड, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए 2016 और 21 के क्वेश्चन। इसके पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 2019, 20, 22 और 23 के क्वेश्चन। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 17 और 18। तो होपफुली ये वीडियो सीरीज जो है आप लोगों के लिए काफी यूजफुल हो रही होगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम की, या इसके अलावा और भी जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं फिजिक्स के उनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी जो उतने ही यूजफुल होंगे जितने जामिया के लिए यूजफुल होने वाले हैं। आज का लेक्चर कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जो कि आप नहीं करते हैं। तो अगर आप चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, है ना। और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। एंड जो ये शेयर कीजिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी जो लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी तरह के एग्जाम्स की, जो एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो रीच में हो, वहां तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला जो क्वेश्चन है, द कंजर्वेशन लॉ आर जनरली द कंसिक्वेंस ऑफ द सम अंडरलाइन। द कंजर्वेशन लॉज आर जनरली द कंसिक्वेंस ऑफ सम अंडरलाइन। तो जो जितने भी कंजर्वेशन लॉज होते हैं, जितने भी हम कंजर्वेशन लॉज हम पढ़ते हैं, वो कंसिक्वेंस होते हैं सिमेट्री का, है ना। वो किसका कंसिक्वेंस होते हैं? सिमेट्री का कंसिक्वेंस होते हैं। तो कंजर्वेशन लॉज आर आर जनरली द कंसिक्वेंस ऑफ सिमेट्री। ये किसके कंसिक्वेंस होते हैं? ये सिमेट्री के कंसिक्वेंस होते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। ये क्वेश्चन चौथी या पांचवी बार होगा जब मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जामिया के अंदर अगर 2016 से, मेरे पास 16 तक के पेपर है, तो 16 से और 23 तक के पेपर उठा के देखोगे आप, तो मैकेनिक्स में करीबन 6 से 7 क्वेश्चन रिपीट हो गए, है ना। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, खासकर जामिया के एग्जाम पैटर्न में तो ऐसा देखने को मिल रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हो तो भी बहुत कुछ हेल्प मिल जानी है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है V12, एक वेलोसिटी हमें दी है V12, रिलेटिव वेलोसिटी है, और एक हमें दी है V12 प्राइम, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है। ये बिफोर कॉलिजन है, ये वाली जो है वो है बिफोर कॉलिजन, और ये वाली जो है ये है आफ्टर कॉलिजन। ये वाली जो वेलोसिटी है ये आफ्टर कॉलिजन में पूछा है कि जो एप्सिलॉन है, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उनमें क्या, इसमें क्या रिलेशन, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E या एप्सिलॉन, इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिफोर कॉलिजन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिफोर कॉलिजन। तो ये जो फॉर्मूला है E और एप्सिलॉन, ये लिखा जाता है माइनस V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1, इस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है। तो आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी है रिलेटिव, वो लिखी हुई है V12 प्राइम, और बिफोर कॉलिजन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है V12। तो यहां से V12 प्राइम वेक्टर में वो बन जाएगा माइनस ऑफ एप्सिलॉन और V12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा रिलेशन सही हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप चेक करते हैं तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉकेट इनटू 3 पार्ट्स, 2 pieces go off at right angle to each other, 1 kg पीस विद वेलोसिटी। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, PYQ भी आया था, मैंने उसमें भी बताया, अगर कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव कर, लेट सपोज ये रॉकेट ही है, और यहाँ पर ये एक्सप्लोड हो जाता है, एक्सप्लोड होके ये एक अलग पाथ पे चला गया, ये एक अलग पाथ पे चला गया,
तो जितने भी जो पीस है, जितने भी जो एक्सप्लोडेड पार्टिकल्स है, जितने भी एक्सप्लोडेड पार्टिकल्स है, उनका मोमेंटम अलग अलग हो जाता है, परंतु जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास रहता है, ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास रहता है, उसका जो पाथ है वो वही सेम पाथ रहता है जो पहले था। ये क्वेश्चन भी आता है कि जब एक्सप्लोजन हो जाता है तो ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास है उसका पाथ क्या होता है, तो उसका पाथ पहले जो पाथ था, यानी कि जिस प्रोजेक्टाइल पाथ पर वो चल रहा था, बाद में भी उसी प्रोजेक्टाइल पाथ पर चलता है। दूसरी चीज एक्सप्लोजन में लगता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। क्या लगता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। तो यहां पर अप्लाई होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आप लगाओगे तो यहां पर साफ साफ बोला है टू पीसेस गो ऑफ एट राइट एंगल, तो राइट एंगल पर चले जाते हैं ना। राइट एंगल पर दो चले गए, मान लो तीन पार्टिकल है आपके पास, तो दो पार्टिकल राइट एंगल पर चले गए, एक चला गया P1 और एक चला गया P2, ये दोनों राइट एंगल पर चले गए। तो राइट एंगल पर चले गए तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा P1 प्लस P2। P1 प्लस P2, तो पहले इनका रिजल्टेंट निकाल लो आप। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 और cos 90 डिग्री, इस तरह से रिजल्टेंट निकालोगे। जो P है वो किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो P रिजल्टेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? मास जो है वो कितना दे रखा है? पहले का मास है 1 kg और उसकी वेलोसिटी है 12। दूसरे का जो मास है वो है 2 kg और उसकी वेलोसिटी है 8। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 12 और स्क्वायर, और फिर आप लिखोगे 2 इंटू 8 और स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बनेगा क्या? यहाँ से बनेगा 144 और ये बनेगा 256, जिसको सम करेंगे तो ये बन जाएगा 400 और आपके पास आंसर आएगा 20। क्या आंसर आएगा? 20। तो ये मोमेंटम हो गया। अब जो थर्ड है वो, इफ द थर्ड पीस फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर लगना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो यानी कि ये जो 20 लिखा है ये किसके बराबर है? M3 और B3। B3 की जो वेलोसिटी है वो है 40, तो ये हो गया 20 M3 इंटू 40। तो M3 की वैल्यू आ गई 20/40 यानी कि 1/2। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 1/2, यानी कि डी ऑप्शन 0.5। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, हालांकि आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 में बचे हुए जितने भी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम है, एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम जितने भी बचे हुए हैं, लाइक एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम बचा हुआ है, एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम बचा हुआ है, अभी अभी जो एग्जाम बचा हुआ है वो बचा हुआ है अलीगढ़ सॉरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। उसके बाद अगर हम बात करें तो जादवपुर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़, पंजाब, एमडीयू रोहतक, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है अभ्यास 2.0। अभ्यास 2.0 के अंदर आपको अभ्यास 1.0 वाले जो क्वेश्चन हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ एडवांस जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स कई यूनिवर्सिटीज में आ जाता है जिसमें हैमिल्टोनियन और जो लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि जामिया के केस में है। उसके अलावा ईएमटी के कई एडवांस टॉपिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई एडवांस टॉपिक होते हैं जो कि अभ्यास 1.0 बैच में नहीं है, तो उसके लिए आप ये अभ्यास 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की जो फी है वो केवल और केवल रहने वाली है 1700 रुपीज। 1700 रुपीज में ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने कोई बैच ज्वाइन किया हुआ था, टेस्ट सीरीज वाले नहीं, जिन्होंने कोई बैच ज्वाइन किया हुआ था, तो उनके लिए जो फी रहने वाली है वो रहने वाली है 400 रुपीज। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर सीयूई पीटी पीजी 2025 की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। कोई पार्टिकल है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो लेट सपोज ये पार्टिकल है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, तो सर्किल में जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वैसे रहेगी। ये पार्टिकल का मास m है और ये हो गया इसकी रेडियस। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? mvr हो जाएगा, सिंस v इक्वल्स टू होता है ओमेगा r। v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, तो हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे। पहली बात तो हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो v ओमेगा r रखने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। यहाँ से आप v निकाल दो तो v किसके बराबर हो जाएगा? L अपॉन mr।
जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया स्पेयर ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी, ये 2016 के चल रहे हैं ना, मूविंग विद वेलोसिटी v1 कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर स्पेयर ऑफ मास m2 एट रेस्ट। आफ्टर कॉलिजन ऑफ द टू स्पेयर्स दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं विद सेम वेलोसिटी। तो रेशियो बताना है m1 अपॉन m2। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, फिर बता देता हूँ। अगर आपको आफ्टर कॉलिजन v1 वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिखते हो m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ लिखते हो u1 प्लस, ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस प्लस 1 प्लस ई, और ये हो गया m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो गया u2। ठीक है। अब इलास्टिक कॉलिजन है तो इलास्टिक कॉलिजन के लिए, फॉर इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई की वैल्यू हो गई 1, इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई की वैल्यू हो गई 1, और U2 जो है वो रेस्ट में है, तो U2 आपको क्या दे रखा है? रेस्ट। तो गिवन है कि U2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आप निकाल लोगे V1, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? M1 माइनस M2 ऑन M1 प्लस M2, और ये हो गया V U1, ये वेलोसिटी कितनी हो गई? U1। इसी तरह से V2 की जो वैल्यू है वो आप क्या लिख सकते हो? वो लिख सकते हो M2 माइनस ई M1 ऑन M1 प्लस M2, और ये हो जाएगा U प्लस 1 प्लस ई, और ये हो जाएगा M1 ऑन M1 प्लस M2, और ये हो गया U। अब यहाँ से U2 0 है तो आप क्या निकाल सकते हैं? V2 निकाल सकते हैं। तो V2 जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 M1 U1 ऑन M1 प्लस M2। अब गिवन है कि V1 इक्वल्स टू V2 है और वो नेगेटिव वैल्यू में, इसमें है नेगेटिव वैल्यू में, तो मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ इसको सॉल्व। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये जो M1 माइनस M2 लिखा है इसको आप लिख दो M2 माइनस M, तो ये बन जाएगा M2 माइनस M1 ऑन M1 प्लस M2। U1 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर बनेगा क्या? 2M1 U1 ऑन M1 प्लस M2, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से U1 से U1 भी कैंसिल हो जाएगा, और अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो M1 अपॉन M2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3, 1 अपॉन M2 की जो वैल्यू आएगी 1/3, विच इज ऑप्शन बी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ बी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, यदि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका जो कर्ल है वो क्या होता है? 0। इसका कर्ल क्या हो जाएगा? 0, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें पोजीशन वेक्टर दिया है किसी पार्टिकल का, पोजीशन वेक्टर दिया है तो a cos ओमेगा t, और ये है i कैप, प्लस b sin ओमेगा t, और ये j कैप। हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट। तो ये बनेगा माइनस a ओमेगा sin ओमेगा t आई कैप, और प्लस ये बनेगा बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा? आर क्रॉस पी, यानी कि आर क्रॉस एम वी, एम कॉन्स्टेंट होके बाहर निकलेगा तो एल की वैल्यू एम आर क्रॉस वी हो जाएगा। तो आर क्रॉस वी को आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं आई जे के। आर की जो वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी? ए कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से जे के, इसको लिख लेते हैं ऐसे, जे के, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी साइन ओमेगा टी, और ये 0। और इसी तरह से अगर हम बी की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये 0। तो यहाँ से अब जब हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो केवल के कंपोनेंट बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये क्या होगा? ये बनेगा ए बी ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, नहीं यहाँ पर कॉस आएगा, कुछ गलत लिखा गया, ये कॉस आएगा ना, मैंने उल्टा लिख दिया है। ये साइन लिखो इसको, और इसको लिखो साइन।
ये साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से ये वैल्यू बनेगी ए बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस ये बनेगी ए बी और ये बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और एम ऑलरेडी बाहर है ही, तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा के कैप एम ए बी ओमेगा, ए बी ओमेगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये 2016 के एमसीक्यूज चल रहे हैं जितने भी चल रहे हैं। द टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ये केवल किस केस में होता है? तो ये किस केस में होता है, जब जितने भी फोर्स है वो कंजर्वेटिव है ना। when all forces acting are conservative, जब फोर्स कंजर्वेटिव लग रहे हो तो उस केस में ये थ्योरम वैलिड होती है, अदरवाइज ये थ्योरम वैलिड नहीं होती। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 135। करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। आई कैप डायरेक्शन में दिया हुआ है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया हुआ है, तो डब्ल्यू को आप इंटीग्रेट कर दो 0 से 5 और इसको आप कर दो एफ डॉट डी। ये मैंने लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे 2021, 22 और 23 वाले, उसमें भी था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर सॉल्व करना है, बस इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, 135 इसका आंसर आ जाएगा। तो हो जाते हैं 2021 वाले। 2021 वाला फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया था कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग लॉ टू द फ्लो फील्ड। तो कंजर्वेशन ऑफ जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो है ये बेस्ड होती है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए जो क्रिटिकल नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है, पहले तो बात तो मैं आपको ये बता दूं रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो होता क्या है। तो ये होता है इनर्शिया फोर्स, लाइट बहुत हो रही है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। और ये जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये बनता है रो वी डी ओवर म्यू। तो यहाँ पर हमें पूछा है क्रिटिकल वेलोसिटी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी रेनॉल्ड्स नंबर के लिए हो जाती है 2000, यानी कि जब इसकी वैल्यू 2000 से कम होगी तो फ्लो होगा लेमिनार, जब इसकी वैल्यू 2000 से ज्यादा हो जाएगी तो फ्लो जो हो जाएगा वो हो जाएगा टर्बुलेंट। ठीक है, जब फ्लो की जो वेलोसिटी है 2000 से कम होगी तो फ्लो होगा लेमिनार, 2000 के ऊपर चली जाएगी तो फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर अ गिवन मटेरियल द रिजिड मॉड्यूलस, देखो यहाँ पर जो रिलेशन है वो हमें ये दिया गया है, जी को हम लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी से, और यंग मॉड्यूलस को हम लिखते हैं ई से लिखते हैं, कई जगह वाई से लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है रिजिडिटी ऑफ मॉड्यूलस इज 1/3 ऑफ ई। यहाँ पर मैं यंग मॉड्यूलस को ई से लिख रहा हूँ, तो यहाँ से ई की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 3g के इक्वल हो गई। मैं बोला पॉइजन रेशो, पॉइजन रेशो को कई जगह लिखा जाता है ईटा से और कई जगह लिखा जाता है म्यू से। तो यहाँ का जो रिलेशन बन जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, E इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू, और जहां पर इसको y से लिखते हैं तो y इक्वल्स टू 2g और 1 प्लस ईटा। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, अलग अलग नोटेशन से अलग अलग बुक के अंदर। अब आपको गिवन है E की वैल्यू 3g है, तो 3g इक्वल्स टू, ये भी हो गया 3g और 1 प्लस म्यू, ये 2g है, सॉरी ये 2g, तो ये 2g, ये g से g कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3/2 1 प्लस म्यू, तो म्यू की वैल्यू हो गई 3/2 माइनस 1 और ये हो गया 1/2। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एट द क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर सरफेस टेंशन ऑफ जो लिक्विड है is 0, is infinite, is the same as the temperature, same as that at the other temperature cannot be determined। तो क्योंकि सरफेस टेंशन है जो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है ना, सरफेस टेंशन को सिग्मा और लैम्बडा से
लिखते हैं, और ये डिक्री, इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है। ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन डिपेंड करता है फ्री सरफेस के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस केस में जो फ्री सरफेस है वो फ्री सरफेस जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि सरफेस टेंशन वहीं आएगा जहां पर फ्री सरफेस है। सरफेस टेंशन किधर की तरफ बढ़ेगा, जीरो की तरफ बढ़ना चाहिए। इस क्वेश्चन पे मेरे को डाउट है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना इस क्वेश्चन को चेक कर लेना एक बार। मेरे हिसाब से आंसर इसका ए होना चाहिए, फिर भी आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। In experiment to determine the Young modulus of the material of the wire, the length of wire and the suspended mass are doubled, then the Young modulus of wire. देखो, स्ट्रेस जो होता है वो इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और स्ट्रेस को हम लिखते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो यंग मॉड्यूलस आता है, जिसको हम लिखते हैं ई से और वाई से, और ये हो गया स्ट्रेन। तो ये ई जो है ये इक्वल हो गया स्ट्रेस ऑन स्ट्रेन। तो जो यंग मॉड्यूलस है वो इंडिपेंडेंट होता है टाइप ऑफ मटेरियल से। हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है ना। मटेरियल एक परमानेंट मटेरियल है तो उसके लिए वैल्यू उसकी फिक्स होगी, चाहे उसका मास बढ़ा लो चाहे कम कर लो, तो उससे कोई इसको लेना देना है नहीं। तो यानी कि जो यंग मॉड्यूलस है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन रिपीट है 1/3, अभी हमने कराया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ डाला इसलिए आपको पता लग सके कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल 15 डिग्री। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो r की वैल्यू हमें 50 दी है, u स्क्वायर अपॉन जी, साइन 15 डिग्री है तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री को आप लिख सकते हो 1/2, u स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू हो गई 50 इंटू 2 100, क्या वैल्यू हो गई, 100 वैल्यू हो गई इसकी, 100। अब आपको निकालना है फायर्ड विद सेम स्पीड एट एंगल, तो r की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन जी और साइन 2 थीटा अगेन मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100, 45 का मतलब हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो r की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 100 मीटर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पार्टिकल इज मूविंग ऑन elliptical path अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ सेंट्रल फोर्स। तो इसका जो फॉर्मूला है सेंट्रिसिटी का, मैंने कल आपको बताया था जब सेंट्रिसिटी पढ़ाया था, तो फॉर्मूला में देख लो इसका। सेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है, हाँ, सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 प्लस 2e स्क्वायर और m के स्क्वायर, और ये पावर कितनी है 1/2। हाँ जी, क्वेश्चन में पूछा है सेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट इज फंक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, और सेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट इज फंक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी बिल्कुल सही बात है, दोनों ही इस फॉर्मूला के अंदर आ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि 1 एंड 2। करेक्ट ऑप्शन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय अ रॉड ऑफ लेंथ ft, rod of length ft, what is the nature of the constraint, nature of the constraint। तो L इक्वल्स टू एफ टी है, तो होलोनोमिक हो गया पहली चीज तो, है ना, होलोनोमिक हो गया। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, लेंथ है फंक्शन ऑफ टाइम। तो फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है स्क्लेरोनोमिक जो होते हैं जो एक्सप्लिसिटली टाइम पर डिपेंड नहीं करते हैं, और रियोनोमिक जो वो होते हैं जो टाइम पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर जो ये फंक्शन है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो रियोनोमिक होगा, और क्योंकि इक्वलिटी का साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा, होलोनोमिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को पूछा है, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू। अब चेक करो कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है। पहला जो ऑप्शन है एक तो ये थोड़ा सा ब्लर है तो दिख भी प्रॉपर नहीं रहा है, सेकंड ऑप्शन तो गलत है, ये भी गलत है, और फोर्थ में दोनों के है तो फर्स्ट ही आएगा। यहाँ पर डेल ई क्यू के डॉट है ये, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हैमिल्टोनियन, ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मैं प्रीवियस पहले वाले जो वीडियोज है उनमें करा चुका हूँ। इसका आंसर जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। हैमिल्टोनियन में H इक्वल्स टू 1/2m और P
माइनस क्यू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस क्यू फाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पहला वाला टर्म जो है काइनेटिक एनर्जी को शो करता है, तो टी प्लस क्यू फाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए पीवाई क्यूज 2021 एग्जाम के, 2016 एग्जाम के। और एज आई सेड कि काफी सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम के। और एज आई सेड कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, और आपको अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभ्यास 2.0 बैच, जिसमें आपको अभ्यास 1 के क्वेश्चंस तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में एडवांस क्वेश्चन भी आपको कराए जा रहे हैं। तो उसको बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप फिजिक्स बाय निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।